हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम JNU PSC 2022 सत्र के प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। इस प्रश्न पत्र में टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, इन 100 क्वेश्चन में दोनों ही पार्ट के क्वेश्चन जो है वो शामिल हैं, रिसर्च मैथोडोलॉजी के भी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, बंधु भय का दीन के को तारियो रघुराई, टूठे टूठे कीरत हो झूठे बिरद कहाय। इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहारी। इस दोहे के रचयिता है बिहारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जेते आही। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये जायसी की पंक्ति है। इसका सही उत्तर है जायसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शोध की रूपरेखा से तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है शोध का संक्षिप्त योजना सूत्र। पहला सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शोध के अंतर्गत पाठ से तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर है रचयिता का स्वहस्तलिखित ग्रंथ या रचना। शोध के अंतर्गत पाठ से तात्पर्य क्या है? रचयिता का स्वहस्तलिखित ग्रंथ या रचना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है इंपीरियल लाइब्रेरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शोध प्रबंध लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। तो इसका सही उत्तर है संकेत चिन्हों का प्रयोग सिर्फ पाठ टिप्पणी में करना चाहिए। ठीक है, शोध प्रबंध लेखन में निम्नलिखित बातों का क्या ध्यान रखना चाहिए? अधिकतम पृष्ठों का प्रयोग करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। संकेत चिन्हों का प्रयोग विषय प्रतिपादन के साथ किया जाना चाहिए? ये भी नहीं है। संकेत चिन्हों का प्रयोग सिर्फ पाठ टिप्पणी में करना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है तीसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृति लता का पाठालोचन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है बाबूराम सक्सेना। पर अगला प्रश्न है, शोध की ऐतिहासिक पद्धति है। इसका सही उत्तर है अतीत की विभिन्न अवधियों में जाकर तथ्य एकत्रित करना। शोध की ऐतिहासिक पद्धति है। ऐतिहासिक जब बात होगी ऐतिहासिक शोध की, तो इसमें हम अतीत की विभिन्न अवधियों में जाकर तथ्य एकत्रित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ISSN की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। ठीक है, इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन और तर्क वाले हैं। पहला कथन कह रहे हैं, किसी ऐसी कृति जिस पर आपका कॉपीराइट नहीं है उसका उपयोग करना कॉपीराइट बौद्धिक संपदा कानून का उल्लंघन है। उपयोग का तात्पर्य है सामग्री को पुनः प्रकाशित करवाना, बिना अनुमति के अनुदित करना, सामग्री को किराए पर देना या बेचना। दूसरा कथन है, कॉपीराइट कानून का उल्लंघन किसी कानूनी दायरे में नहीं आता। तो ये दूसरा तो गलत ही लग रहा है। ठीक है, तो पहला कथन सही है और दूसरा जो है वो गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ISBN की आवश्यकता कब नहीं पड़ती है? इसका सही उत्तर है दूसरा, पुस्तक के पुनर्मुद्रण हेतु। ठीक है, नए ISBN की आवश्यकता कब नहीं पड़ती है? जब पुस्तक का पुनर्मुद्रण हो रहा होता है। ठीक है, इस टाइम हमें ISBN की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। ठीक है, इसका सही उत्तर है बी, यानी कि सिर्फ पुस्तक के पुनर्मुद्रण हेतु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर साहित्यिक चोरी का पता लगाने में उपयोगी नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है केवल ही डाटामेट। ठीक है, प्लैग स्कैन है, क्वेटेक्स्ट है, कॉपीस्केप है, स्क्रिबर है, लेकिन डाटामेट प्लेगरिज्म डिटेक्टर के लिए नहीं है। प्लेगरिज्म साहित्यिक चोरी को लेकर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कथन वाले फिर से है, शोध निरुपाधिक और सोपाधिक होता है। दूसरा कथन है शोध केवल सोपाधिक होता है। तो इसका सही उत्तर है, सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कथन तीसरा जो है, पहला सही है लेकिन कथन दूसरा जो है वो गलत है। शोध केवल सोपाधिक नहीं होता है, निरुपाधिक सोपाधिक दोनों होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कार्ड कैटलॉग किसे कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है अकरादि क्रम में नियोजित इंडेक्स को कहते हैं। अगला प्रश्न है छतरी कहानी संग्रह के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दानुशासन नामक पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी शब्दानुशासन के हैं किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, अगला प्रश्न, भाषाओं का सर्वेक्षण संबंधी प्रस्ताव ओरिएंटल कांग्रेस में किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 1886। अगला प्रश्न है वामा शिक्षक के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर है ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय। अगला प्रश्न है ग्रियर्सन के सर्वेक्षण के अनुसार हिंदी क्षेत्र की उपभाषाओं की संख्या है 5। ग्रियर्सन के अनुसार 5 है। अगला प्रश्न है युद्ध और नारी शीर्षक निबंध के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। किसने मौत की घाटी में यात्रा वर्णन लिखा है। इसका सही उत्तर है अगे। अगे ने अपने संस्मरण में किसे समय सूर्य कहा है। अपने संस्मरण में इन्होंने किसे समय सूर्य कहा है, तो रामधारी सिद्धनकर को। अगला प्रश्न है काल का डमरू नाद किसका निबंध है। तो ये है अगे का। अगला प्रश्न है उसमें चरम सीमाओं पर ऐसा आग पानी भी है जो कोई समझौता नहीं करता। किस दिशा में चलने पर आग मिल जाएगी और कहाँ पानी, यह पहले से जान लेने का कोई साधन नहीं है। इसी से उनके संबंध में एक व्यक्ति का मत दूसरे का विरोधी हो तो आश्चर्य की बात नहीं है। महादेवी का उक्त कथन किसके लिए है। तो ये मैथिली शरण गुप्त के लिए इन्होंने ये कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी में वास्तववाद वस्तुतंत्र के भी प्रवर्तक हैं। ये किसका कथन है। ये कथन नंदुलारे वाजपेयी जी का है। समालोचक की पदवी के लिए शुक्ल जी का कोई प्रतियोगी नहीं हो सकता था। विकासोन्मुख हिंदी में कालोपरांत और भी योग्य समालोचक हुए, पर जिस उच्च आसन पर शुक्ल जी का अधिकार था वह उनकी मृत्यु के बाद ही खाली हुआ। ये किसका कथन है। तो ये कथन नलिन विमोचन शर्मा ने कहा है शुक्ल जी के लिए। अगला प्रश्न है साहित्य जगत में काव्य पुरुष की अवतारणा का श्रेय है। काव्य पुरुष की अवतारणा का श्रेय जाता है राजशेखर को। अगला प्रश्न है न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री किसकी लिखी पुस्तक है। ये है FR लेविस की। अगला प्रश्न है कार्निवल कस्बाई मेले ठेले का सिद्धांत किसने दिया है। तो इसका सही उत्तर है बाख्तिन। अगला प्रश्न है ओरिएंटलिज्म पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है एडवर्ड सईद। अगला प्रश्न है तदीय समाज की स्थापना की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न है 1900 से 1902 के बीच सरस्वती पत्रिका के संपादक थे श्याम सुंदर दास जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों का जन्म वर्ष के सही अनुक्रम में रखें। इसका सही उत्तर है केदारनाथ सिंह, कुमार विकल, सोमदत्त, विष्णु खरे। अगला प्रश्न किन्हें प्राकृत जन गुनगाना सिर धुनि गिरा लाग पछिताना। इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न अलंकार दीपक नामक ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये है शंभुनाथ मिश्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलंकार लक्षण से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है कविप्रिया। रसलीन का वास्तविक नाम क्या था। सैयद गुलाम नबी। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को मुनि जन्मेजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना था? तो भारतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियाँ, स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास। काव्य पंक्तियों के रचयिता है राजेश ज्योति। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियाँ, स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टीस थोड़ी सी मिठास। अगला प्रश्न है, नीचे हिंदी के 3 कवियों के 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, इनमें से जो विकल्प साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कवियों का है उसका चयन करें। तो इनका सही उत्तर है मंगलेश डबराल, लीलाधर जगूरी और अरुण कमल। चौथा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और तर्क वाला है। पहला कथन है, छायावाद विशेष रूप से हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्य धारा है जो लगभग ईस्वी सन 1918 से 36 उच्छ्वास से युगांत तक की प्रमुख युगवानी रही है। ठीक है। दूसरा कथन है, स्वच्छंदता की उस सामान्य भावधारा की विशेष अभिव्यक्ति का नाम हिंदी साहित्य में छायावाद पड़ा है। इसका ये दोनों ही कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर होगा पहला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ताक कम सिनवारी, ताक कम सिनवारी, ताक कम सिनवारी, सिनवारी सिनवारी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद के साथ ही शुक्ल ने पहले से सावधान करने के लिए 1934 ईस्वी में के इंदौर वाले भाषण में ही संवेदनावाद, इम्प्रेशनिज्म तथा मूर्ति विधानवाद, इमेजिज्म की भी संक्षिप्त किंतु सारगर्भित आलोचना की थी, किंतु वर्षों तक आलोचकों का ध्यान उनकी ओर गया ही नहीं। यहाँ तक कि हिंदी में जब यत्र तत्र उन वादों के प्रभाव काव्य रचना में प्रकट होने लगे तब भी उनको पहचानने वाली दृष्टि नहीं दिखाई पड़ी। यह स्थापना किसकी है? तो इसका सही उत्तर है नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, शोधार्थी को किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त होकर चलना चाहिए। शोध पूर्ण होने तक शोधार्थी अंतिम रूप से कुछ नहीं कह सकता। उसकी मान्यताएं प्रत्येक कदम और स्तर पर बदल सकती हैं। शोधार्थी को साहित्यिक चोरी से बचना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है, दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्लेगरिज्म अलग चीज़ है और पूर्वाग्रह जो है वो अलग चीज़ है। ठीक है, आप अगर किसी के शब्दों को चुराते हैं या फिर किसी के कार्य को चुरा रहे हैं तो वो प्लेगरिज्म के अंतर्गत आता है, लेकिन आप किसी पूर्वाग्रह को लेकर आप अपने शोध का निष्कर्ष निकालते हैं तो वो पहले वाले कथन का जो है वही आशय है कि आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पहला कथन है, शोध में विषय चयन करते समय पूर्व में हुए शोध कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। शोध में विषय चयन करते हुए विद्यार्थी को अपनी रुचि का विशेष ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, किसी अन्य व्यक्ति के मत का अधिग्रहण उद्धरण कहलाता है। उद्धरणों की उपादेयता निष्कर्षों तक पहुंचने में नहीं होती है। तो कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 है वो गलत है। किसी अन्य व्यक्ति के मत का अधिग्रहण उद्धरण कहलाता है, सही है। जब आप किसी और के विचारों को लेते हैं तो वो उद्धरण आप कोट करते हैं, और उद्धरणों की उपादेयता निष्कर्षों तक पहुंचने में नहीं होती। आप किसी के विचारों से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं अपने शोध का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी साहित्यिक चोरी को लेकर है। साहित्यिक चोरी के अंतर्गत कितने प्रतिशत समानता के लिए किसी दंड का प्रावधान नहीं है? तो इसका है 10% तक का कोई नहीं है। 10 से 40 में है, 40 से 60 है और 60% से अधिक। 60% से अधिक हो जाने पर आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है। और 10 से 40 जो है इसमें आपको 6 महीने के लिए आपको फिर से संशोधित स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है फिर से, और 40 से 60 में आपको 1 वर्ष के भीतर संशोधित स्क्रिप्ट जमा करनी होती है। ठीक है, लेकिन जो 60% से अधिक अगर है आपका तो इस केस में आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे, तो ये कोर्स वर्क के ड्यूरिंग में आप लोग पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन हालांकि इसमें चलिए ठीक है, अभी पेपर देखते हैं। पाठ टिप्पणी का सही क्रम क्या है? तो पाठ टिप्पणी का सही क्रम है पहला, ठीक है, लेखक का नाम होना चाहिए, फिर पुस्तक का नाम होना चाहिए, फिर प्रकाशक, फिर संस्करण और फिर पृष्ठ संख्या, ठीक है। पांडुलिपि के अंतर्गत क्या आता है? तो इसका उत्तर सही है डी, किसी पुरानी पुस्तक की हस्तलिखित प्रति पांडुलिपि के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अकादमिक सत्यनिष्ठा का अर्थ है केवल बी, यानी कि पुस्तकीय लेखा जोखा, बौद्धिक ईमानदारी, कार्यस्थल पर सत्यनिष्ठा, लेखन में सत्य का साथ देना। पुस्तकीय लेखा जोखा जो है वो अकादमिक सत्यनिष्ठा का अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अकादमिक सत्यनिष्ठा का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है केवल ये किसी क्रियाकलाप को प्रस्तावित, निष्पादित, सूचित करने एवं बौद्धिक ईमानदारी है जिससे बौद्धिक गुणों का सृजन हो सके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कारण से हस्तलिखित पांडुलिपियों में विकृतियां नहीं होती हैं, विकृतियां नहीं आती हैं। निम्नलिखित कारण से हस्तलिखित पांडुलिपियों में विकृतियां नहीं आती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल सी, कंप्यूटर टाइपिंग में। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक अनुसंधान में भिन्न भिन्न इकाइयों समूहों की पारस्परिक समानताओं और भिन्नताओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। दूसरा कथन है, तुलनात्मक अनुसंधान में दो या दो से अधिक भाषाओं के साहित्य का अध्ययन संभव है। तो पहला कथन गलत है और दूसरा सही है। तुलनात्मक साहित्य जब आप करते हैं तो दो अलग अलग साहित्य या दो अलग अलग लेखकों को लेकर आप कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो दूसरा कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, पाठालोचन में क्या क्या किया जाता है, सॉरी। तो इसका सही उत्तर है केवल भी, पाठालोचन में पाठ संशोधन किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, शोध का सही क्रम क्या है? तो शोध का सही क्रम है बी और डी, दोनों ही सही हैं। यानी रूपरेखा निर्माण, सामग्री, रूपरेखा हम पहले बनाते हैं, फिर सामग्री वर्गीकरण करते हैं, साक्षात्कार लेते हैं, क्षेत्र कार्य करते हैं। और डी कह रहा है कि रूपरेखा निर्माण करते हैं, साक्षात्कार, सामग्री वर्गीकरण, क्षेत्र कार्य। तो दोनों ही सही हैं, ठीक है। पहले आप साक्षात्कार ले लीजिए, उसके बाद सामग्री वर्गीकरण भी कर सकते हैं और क्षेत्र कार्य उसके बाद कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 बार कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है जयप्रकाश करदम। अगला प्रश्न है, शोध निष्कर्ष की विशेषताएं हैं। इसका सही उत्तर है केवल सी और ई, यानी शोध के निष्कर्ष सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए, शोध के निष्कर्ष तर्कपूर्ण होने चाहिए, ठीक है। शोध निष्कर्ष की विशेषताएं क्या है? निष्कर्ष तर्कपूर्ण होने चाहिए, सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास शिव प्रसाद सिंह का नहीं है? समर शेष है, शिव प्रकाश सिंह का नहीं है। दिल्ली दूर है, अलग अलग वैतरणी और नीला चांद है इनका, ठीक है। भगवान दास मोरवाल का उपन्यास कौन सा है? तो ये है काला पहाड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां किस कहानी से ली गई है? थोड़े समय में वर्षा बंद हो गई, अंधकार रूपी अंजन के अग्रभाग स्थित आलोक के समान चतुर्दशी की लालिमा को लिए हुए चंद्रदेव प्राची में हरे हरे तरुवरों की आड़ में से अपनी किरण प्रभा दिखाने लगे। तो कहानी है ग्राम। दुबला पतला बाबू किस कहानी का पात्र है? तो यह अमृतसर आ गया कहानी का पात्र है। शोध की निगमन पद्धति में, इसका सही उत्तर है ए बी डी।
शोध की निगमन पद्धति में पूर्ण निर्णीत सिद्धांत को प्रमाणित किया जाता है। सामान्य सत्य से तर्क रीति द्वारा विशेष सत्य को प्रमाणित किया जाता है। और डी, दो सत्यों के आधार पर तीसरा सत्य निगमित होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शोध के संदर्भ में सही है? इसका सही उत्तर है ए, सी, डी। ज्ञान क्षेत्र की किसी सीमा को सुलझाने की प्रेरणा, इच्छा अनुसार तथ्यों का विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन, परिणाम स्वरूप निर्णय। शोध के संदर्भ में सही कथन है ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा मिलती है, विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन, और परिणाम स्वरूप निर्णय ले सकते हैं। अगला प्रश्न है शोध सामग्री का वर्गीकरण करने से लाभ क्या होता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ए, बी, सी। सामग्री का व्यवस्थित होना, शोध निष्कर्ष की सुविधा होती है। इससे शोध सामग्री अगर हम वर्गीकृत करते हैं तो इससे सामग्री व्यवस्थित होती है, शोध निष्कर्ष की सुविधा होती है। चिंतन तथा निष्कर्ष में क्रम तथा स्पष्टता आ जाती है। और लास्ट ये है समय पर शोध की पूर्णता हो जाती है। ठीक है, अगर हम शोध सामग्री को वर्गीकृत करते हैं तो। अगला प्रश्न देखते हैं, शोध में तथ्य एकत्र करने का सर्वोत्तम साधन है? ए, बी, सी। तालिका, प्रश्नावली, अभिमत पत्र या प्रमाण पत्र। बी है अभिमत पत्र, आवेदन पत्र, अंक पत्र, संस्तुति पत्र। और तीसरा है तालिका, प्रश्नावली, अभिमत पत्र। तालिका के बिना मौखिक बातचीत। ये डी वाला ऑप्शन सही नहीं है, बाकी ऊपर के तीन जो है वो तथ्य संकलन के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रचना और रचनाकार की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ए और सी। नासिरा शर्मा का पहला उपन्यास है सात नदियों का समुंदर। सी, जिंदा मुहावरे जो है वो नासिरा शर्मा का ही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है चौथा। अगला प्रश्न है, यदि मूल शब्द भंडार और भाव प्रकृति की दृष्टि से विचार किया जाए तो प्राकृत संस्कृत से मूलतः भिन्न भाषाएं सिद्ध नहीं होती। संस्कृत प्राकृत अभ्रंश की नसीनी छोड़ देने पर आधुनिक भाषाओं के मूल तत्व काफ़ी प्राचीन सिद्ध होते हैं। इन पंक्तियों के लेखक हैं, तो इनका सही उत्तर है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, पहला कथन है मम्मट ने सभी अर्थचित्रों और शब्द चित्रों को अधम काव्य कहा है। दूसरा कथन है पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार उत्तम काव्य वह है जहाँ शब्द और अर्थ अप्रधान रहकर किसी चमत्कारक अर्थ को व्यंजित करते हैं। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। यानी कि मम्मट ने सभी अर्थचित्रों और शब्द चित्रों को अधम काव्य कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न भी कथन से है। पहला कथन है चमत्कार को जगन्नाथ ने बहुत महत्व दिया है, और दूसरा कथन है जगन्नाथ अलंकार से अप्लावित रचनाओं में काव्यत्व को नकारते नहीं हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही, तो इसका सही उत्तर है पहला, दोनों ही कथन सही हैं। चमत्कार को जगन्नाथ ने बहुत महत्व दिया है, और दूसरा कथन जगन्नाथ अलंकार से अप्लावित रचनाओं में काव्यत्व को नकारते नहीं हैं। अगला प्रश्न है मम्मट की दृष्टि में काव्य का सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन, यहाँ पे यस होगा, यस है। दूसरा कथन है काव्य में सहृदय जनों को जो उपदेश प्राप्त होता है उसे मम्मट कांता समेत उपदेश कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है चौथा, पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न कथन वाले प्रश्न हैं। इसका इसका पहला कथन है राजशेखर ने केवल प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। दूसरा कथन है दंडी तो प्रतिभा के बिना केवल व्युत्पत्ति और अभ्यास से भी काव्य की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोनों ही कथन सही हैं। राजशेखर केवल प्रतिभा को काव्य हेतु मानते हैं, और दंडी तो प्रतिभा के बिना केवल व्युत्पत्ति और अभ्यास से भी काव्य की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। तो दोनों कथन सही हैं, पहला उत्तर सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
पहला कथन है इसका, F.R. लेविस ऐसी निर्वैयक्तिकता को मान्यता देने लगे थे जो नैतिक आग्रहों के रूपांतरण का परिणाम है। दूसरा कथन है, इलियट और लेविस में अंतर यह है कि इलियट जहां मसीही धर्मपरायणता की वकालत करते हैं, लेविस नैतिक आग्रह के पक्षधर हैं। दोनों ही कथन सही हैं। इसका सही उत्तर है पहला। अगला प्रश्न, पहला कथन है, R.S. क्रेन का कथन है, जब हम कविताओं या उपन्यासों को व्यक्तिवृत्त मानकर चलते हैं और उनमें कला के स्थान पर उनके लेखकों के व्यक्तित्व को खोपने की कोशिश करते हैं तो वह आलोचना नहीं होती वरन मनोविज्ञान होता है। दूसरा कथन है, जॉन क्लॉड रैंसम का कथन है, एक श्रेष्ठ आलोचक का लक्ष्य यह हो जाता है कि वह कविता विशेष का मूल्यांकन अर्थविधान और शब्द विधान के संदर्भ में ही करे। इस प्रश्न का भी दोनों उत्तर सही है, दोनों ही कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर है पहला। अगला प्रश्न भी अभिकथन और कारण से है। पहला कथन है, निर्मल वर्मा के अनुसार मनुष्य का आत्मनिर्वासन विशेष रूप से आधुनिक बोध की देन है। दूसरा इसका कारण है, निर्मल वर्मा के अनुसार यूरोप में आधुनिकता का आंदोलन एक ऐसे अखंडित काल बोध से उत्पन्न हुआ था जिसमें मनुष्य का इतिहास, बोध और परंपरा दो स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित नहीं थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, निर्मल वर्मा के अनुसार मनुष्य का आत्मनिर्वासन विशेष रूप से आधुनिक बोध की देन है, ये कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह के अनुसार मुक्तिबोध को रोमांटिक भी कहा जा सकता है। दूसरा इनका कारण क्या है, नामवर सिंह के अनुसार मुक्तिबोध की रोमांटिकता में क्रांतिकारी रोमांटिकता या वीरत्व व्यंजक रोमांटिकता है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला, नामवर सिंह के अनुसार मुक्तिबोध को रोमांटिक भी कहा जा सकता है, सही है। नामवर सिंह के अनुसार मुक्तिबोध की रोमांटिकता में क्रांतिकारी रोमांटिकता या फिर वीरत्व व्यंजक रोमांटिकता है। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी अभिकथन और कारण सही है। तो अभिकथन है, पंडित राज जगन्नाथ ध्वनि सिद्धांत के प्रबल विरोधी हैं। इसका कारण ये है कि जगन्नाथ समझते हैं कि रमणीयता का या चमत्कार ही काव्य की आत्मा है। तो इसका सही उत्तर है चौथा, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ठीक है, जगन्नाथ समझते हैं कि रमणीयता या चमत्कार ही काव्य की आत्मा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन और कारण वाले हैं। अभिकथन है, ध्वनि शब्द वस्तुतः काव्यशास्त्रीय विद्वानों की देन है। इसका कारण है, प्राचीन व्याकरणों ने स्फोट रूप व्यंग के व्यंजन में समर्थ शब्द को ध्वनि की संज्ञा दी थी। इसका सही उत्तर है चौथा, आर सही नहीं है लेकिन ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ठीक है, आर सही है लेकिन ए सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी अभिकथन कारण वाले हैं। अभिकथन है, मम्मट ने आनंदवर्धन के आधार पर ही ध्वनि को उत्तम काव्य कहा है। कारण है इसका, आनंदवर्धन ने व्यंग रूप अर्थ को व्यंजित करने वाले शब्द और अर्थ को भी ध्वनि कहा है। तो इसका सही उत्तर है, दोनों ही सही हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, मम्मट ने आनंदवर्धन के आधार पर ही ध्वनि को उत्तम काव्य कहा है और आनंदवर्धन ने व्यंग रूप अर्थ को व्यंजित करने वाले शब्द और अर्थ को भी ध्वनि कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, अनेक युक्तियों से मम्मट व्यंजना को स्थापित करते हैं। दूसरा इसका कारण है, उन्होंने व्यंजना के अभिधा मूल और लक्षणा मूल भेदों की भी चर्चा की है मम्मट ने। ठीक है, तो इसका दोनों ही उत्तर सही है। तो इसका सही उत्तर है पहला। अगला प्रश्न है, भटनायक के अनुसार रसानुभव सामाजिक को होता है, ये सही है। भटनायक के अनुसार रस की निष्पत्ति अनुकार्य रामादि और अनुकर्ता नट में होती है, ये आर जो है वो गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संरचनावाद के अनुसार भाषा पारदर्शी माध्यम है। संरचनावाद के अनुसार भाषा मात्र रूप है जो वस्तुओं
और व्यक्तियों की दुनिया को निर्मित करने की और वस्तुओं को उनके विभेदात्मक संबंधों के माध्यम से पहचान की संभावना रखती हैं। इसका सही उत्तर है ए सही नहीं है, लेकिन आर सही है, चौथा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रूसी रूपवाद साहित्यिकता की खोज में थे। रूसी रूपवादी साहित्यानुशीलन के वस्तुपरक आधारों को आलोचना से बहिष्कृत करना चाहते थे। इसका सही उत्तर है तीसरा, ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, रूसी रूपवादी साहित्यिकता की खोज में थे, और ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लाइच की मान्यता है कि पाठकीय अनुभव पाठकों के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन व्याख्या में एक प्रकार की सहमति होती है। इसका कारण है, ब्लाइच के अनुसार इस सहमति का आधार पाठकों की साझी व्यक्तिपरकता के विपरीत पाठ की वस्तुपरकता है। इसका सही उत्तर है ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। अगला प्रश्न है। कॉपीराइट बौद्धिक संपदा से जुड़ा एक कानूनी अधिकार है जो व्यक्ति को उसके मौलिक कार्य को प्रकाशित, पुनर्प्रकाशित, संशोधन और विक्रय का अधिकार देता है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा कथन है कि कॉपीराइट के अंतर्गत सामग्री शामिल नहीं है चलचित्र, ध्वन्यांकन, कलात्मक डिज़ाइन, व्याख्यान, मूर्तिकला, डिजिटल सामग्री। तो दूसरा जो है वो गलत है। कॉपीराइट के अंतर्गत निम्नलिखित सामग्री शामिल नहीं है, जो है कथन, ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है तीसरा। कथन एक सही है, लेकिन कथन दूसरा जो है वो गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। शोध और आलोचना दोनों ही साहित्यान्वेषण की दो विधियां हैं। दोनों में पारस्परिकता होने के कारण आत्यंतिक विरोध नहीं होता। शोध और आलोचना में परस्पर कोई साम्य नहीं होता। तो इसका सही उत्तर है कथन एक सही है, और कथन दूसरा जो है वो गलत है, तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा, पलटू बाबू रोड 79, जुलूस का 65, प्रति परिकथा का है 57 और दीर्घतपा 64। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। संजीव, रणेंद्र, प्रियंवदा और अलका सरावगी। इधर है गायब होता देश, फांस, कलिकथा बायापास और परछाई नाच। तो इसका सही उत्तर होगा संजीव का है फांस, यानी A2, B1 रणेंद्र का है गायब होता देश, C4 प्रियंवद का है परछाई नाच, और अलका सरावगी का है कलिकथा वाया बाईपास। ठीक है, अगला प्रश्न। सजा, भोलाराम का जीव, कोसी का घटवार, तपस्या, कोसी का घटवार शेखर जोशी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है पहला। सजा मनु भंडारी की कहानी है, भोलाराम का जीव हरिशंकर बसाई, तपस्या हिमांशु जोशी। ठीक है, कोसी का घटवार शेखर जोशी। ठीक है, अगला प्रश्न। सेवा सदन और पात्र हैं इधर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दूसरा, सेवा सदन की पात्र हैं शांता, रंगभूमि की पात्र है इंदु, कनभूमि की पात्र है सुखदा, और प्रेमाश्रम की काव्य की पात्र है विद्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रचना और रचनाकार को लेकर है। इसका सही उत्तर है तीसरा, रानी केतकी की कहानी, इंशाल्लाह खां, विश्वास का फल, माधव प्रसाद मिश्र, प्लेग की चुड़ैल, भगवान दास और दुलाई वाली बंगमहिला। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है। समाजशास्त्रीय शोध, सामाजिक जीवन की प्रथम इकाइयाँ, आधारभूत सामाजिक संस्थाएं, मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं, और इधर इसके विषय में दे रखा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है पहला, समाजशास्त्रीय शोध जो है वो मानव संस्कृति और समाज से संबंधित है।
सामाजिक जीवन की प्रथम इकाइयाँ, ये B1 सामाजिक संबंध, व्यक्तित्व, समूह, समुदाय और समितियाँ हैं। C का 3 है आधारभूत सामाजिक संस्थाएं, परिवार तथा आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाएं, ये आधारभूत सामाजिक संस्थाएं हैं। मौलिक सामाजिक क्रियाएं क्या हैं? प्रक्रियाएं हैं। इसका सही उत्तर है विभेदीकरण, सहयोग, समायोजन, सामाजिक संघर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रचनाकार और रचना को ही लेकर है। इसका सही उत्तर है पहले तीसरा। आलोक धनवा का है दुनिया रोज बनती है। वीरेन डंगवाल का है इसी दुनिया में। हरिश्चंद्र पांडे का है एक बुरंश कहीं खिलता है, बुरंश कहीं खिलता है। कात्यायनी का है, इसका सही उत्तर है D2 सात भाइयों के बीच चंपा, कात्यायनी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है मिलान करें। ठीक है, तो इसमें धूमिल का है कल सुनना मुझे। वेणुगोपाल का है चट्टानों का जलगीत। बार रब्बी का है वर्षा में भीगकर। और अग्निशेखर का है मुझसे छीन ली गई मेरी नदी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा अगला प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि का कथन है बंद कमरे में भले ही ना सुनाई पड़े शब्द के चारों ओर कसी सांकल के टूटने की आवाज़। गोरख पांडे का इसमें जो है वो है गोरख पांडे ने जो लिखी है हवा का रुख कैसा है हम समझते हैं, हम उसे पीठ क्यों दे देते हैं, हम समझते हैं। हवा का रुख कैसा है हम समझते हैं, हम उसे पीठ क्यों दे देते हैं, हम समझते हैं। नामिका की पंक्ति है सृष्टि के सब टूटे बिखरे कतरे हो एक टोकरी में जमा करती जाती है मन की दुतंती पर। ऋतुराज का इसमें है ऋतुराज की पंक्ति है सुख आते हैं उनके पास तो शब्द भी बहे चले आते हैं। तो इसका सही उत्तर है पहला। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो पंक्ति है वो बंद कमरे में भले ही ना सुनाई पड़े शब्द के चारों ओर कसी सांकल के टूटने की आवाज़। गोरख पांडे की पंक्ति है हवा का रुख कैसा है हम समझते हैं, हम उसे पीठ क्यों देते हैं, हम समझते हैं। अनामिका की पंक्ति है सृष्टि के सब टूटे बिखरे कतरे जो एक टोकरी में जमा करती जाती है मन की दुदंती पर। ऋतुराज की पंक्ति है सुख आते हैं उनके पास तो शब्द भी चले आते हैं। अगला प्रश्न है मोहनदास नेमिराय सफदर हाशमी की याद में। विपिन बिहारी का है प्रयोगशालाओं के गांव। रजनी तिलक का है बुद्ध चाहिए युद्ध नहीं। मलखान सिंह का है की रचना है एक पूरी उम्र। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है पहला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अर्चना वर्मा का है एक दुःस्वप्न। पद्मा सचदेवा की कलम और ज्योत्सना मिलन करवट। तेजी ग्रोवर तेरे सपने में थोड़े हूँ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है पहला। अगला प्रश्न है भारत भारती का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1912। अंधा युग का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1955। मुक्ति प्रसंग 66 और आरती और अंगारे 58। सही उत्तर है इसका पहला। अगला प्रश्न तथ्य निरूपण शोध जो है वो होते हैं इसमें नए तथ्य सामने आते हैं। स्तर निर्णायक शोध जो होते हैं इसमें नए मूल्य सामने आते हैं। सत्याख्यानक शोध जो होते हैं सत्याख्यानक शोध जो होते हैं इसमें नए सिद्धांत सामने आते हैं। और निर्माणात्मक शोध जो होते हैं इसमें नए तकनीकों का आविष्कार होता है। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर है पहला। फिर से देख लेते हैं एक बार। तथ्य निरूपक शोध जो होते हैं उसमें नए तथ्य सामने आते हैं। स्तर निर्णायक जो होते हैं उसमें नए मूल्य सामने आते हैं। और सत्याख्यानक में नए सिद्धांत सामने आते हैं। और निर्माण में नए तकनीक का आविष्कार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसका सही उत्तर है गायब होता देश रणेंद्र का है। रुई लपेटी आग अवधेश प्रेत का। खेला नीलाक्षी सिंह का। और नकटोरा जो है वो चित्रा मुदगल का। इसका सही उत्तर है चौथा। तो यहाँ जो 100 प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इस पूरे प्रश्न पत्र को देखने के बाद ये तो है कि मतलब इसका लेवल जो था वो बहुत टफ था और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और स्टूडेंट यही पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा या नहीं, ठीक है, कि इस इतने मार्क्स आए हैं या फिर, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ऐसा बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली कितने पे इंटरव्यू कॉल किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर प्रश्न पत्र जो है वो कैसा था, ठीक है। अगर आपको प्रश्न पत्र टफ़ लग रहा हो तो ज़रूरी नहीं सबके लिए टफ़ हो। तो अगर किसी ने बेहतर स्कोर किया होगा तो उस अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो जो ये कट ऑफ है वो हाई भी जा सकती है। तो तब तक आप लोग इंटरव्यू के लिस्ट जारी होने का वेट कीजिए, ठीक है, तभी कुछ कहा जा सकता है। और बाकी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। इस चीज़ के लिए बैठे नहीं रहिए। और एग्ज़ाम हो चुका है तो इसलिए टेंशन फ्री हो जाइए अब। और जो लिस्ट आएगा उस अकॉर्डिंग तो इंटरव्यू अगर कॉल होगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी होता है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। अगली यूनिवर्सिटी के लिए आप अब ज़रूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।